Dear friend, I'm Kailash Mishra, Director Destination IS Academy. I have been giving guidelines to the civil services aspirant for last 21 years. So far, I have given more than 500 results. I'm Editor-in-Chief of Trend Analysis. आज मैं आप लोगों के साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करूंगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपके जीएस सेकेंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर सेक्शन बी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें आप लोग जो है 6 ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस कीजिएगा। मोर देन 80% क्वेश्चन वहीं से आता है और कुछ क्वेश्चन जो न्यूज में रहता है वहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे आप यूएनओ देखेंगे, यूएनओ का कुछ फेसेट्स होता है लाइक रोल एंड रिलीवेंस ऑफ द यूएनओ टू एस्टैब्लिश पीस एंड ट्रांक्विलिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, expansion of UN Security Council and India's claim for permanent membership in the UN Security Council, UN का role, relevance, expansion of Security Council, India का role, India's claim for permanent membership in the UN Security Council, International Court of Justice, ILO, ह्यूमन राइट्स, यहाँ से आता है यूएनओ से क्वेश्चन। उसी तरह आपका दूसरा जो है टॉपिक होगा जहाँ आप फोकस करेंगे ब्रेटन वुड्स सिस्टम लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। तीसरा फेसेट आप जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, रोल ऑफ इंडिया एंड रिलीवेंस ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया का रोल क्या है और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रिलीवेंस क्या है, यहाँ पर जो है कि आप देखेंगे। फोर्थ फेसेट जहां पर आप फोकस करेंगे वह हो गया यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्जिट, इट्स इम्पैक्ट। और नेक्स्ट फेसेट आप जो देखेंगे आसियान देंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लुकिस्ट पॉलिसी एंड एक्टिस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी चेंज द नेम ऑफ लुकिस्ट पॉलिसी इनटू एक्टिस्ट पॉलिसी। नरेंद्र मोदी ने लुकिस्ट पॉलिसी को एक्टिस्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया, ये देखेंगे। उनके बाद सार्क देखेंगे, अचीवमेंट, फेलियर ऑफ सार्क। ये तो आपका 6 कॉन्वेंशनल टॉपिक हो गया जहां आपको फोकस करना चाहिए। इनके अलावा जो न्यूज में रहता है उनको आपको देखना चाहिए। जैसे अभी जो है कि करंट न्यूज में है 6 के अलावा करंट न्यूज में है लाइक RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यहाँ देखेंगे आप। उनके बाद क्वाड देखेंगे क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहा है। उनके बाद जो है कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि उनको देखेंगे, जो न्यू इनिशिएटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर में आए हैं, ये भी जो है कि न्यूज में आपको है। SCO न्यूज में है आपको। और G7 से प्राय क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर G7 समिट में गए हैं और वेस्टर्न कंट्री जो ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया को किस तरह से एल्योर करें जिससे कि वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाए, रशिया से दूर चले जाए। इसी इंटेंशन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया, स्पेशल इनवाइटी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और आप देख रहे हैं कि उनको सेंट्रल स्टेज दिया गया। सबसे बीच में हमारे ही प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पर इटली में जो G7 का कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो मेन मकसद जो है कि ये है कि इंडिया को किस तरह से G7 कंट्रीज की तरफ मोल्ड किया जाए, लाया जाए, नाटो की तरफ लाया जाए, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ लाया जाए, जबकि इंडिया हमेशा से डीहैफिनेशन पॉलिसी परसू किया है, जिसके बारे में मैं अभी जो विस्तृत चर्चा करूंगा। तो इसलिए आपके लिए इस एग्जाम में 2024 मेन एग्जाम के लिए G7 इम्पोर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज G7 से क्वेश्चन पूछने की संभावना कम होती है। अब आए आप
तो जहाँ तक G7 का इवोल्यूशन डेवलपमेंट है, ये फैक्चुअल एस्पेक्ट है, थोड़ा आपको अवेयर होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि G7 कब आया। लाइक 1975 में 6 कंट्री ने मिलकर के G7 का निर्माण किया। क्यों किया था कि उस समय 1973 में आप देखेंगे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हुई थी, तो वेस्टर्न इकोनॉमी कंप्लीटली डीस्टेबलाइज हो गया जब अरबियन कंट्री ने ऑयल एम्बार्गो लगाया था कि जो भी कंट्री इजराइल को सपोर्ट करेगा तो उनको ऑयल सप्लाई रोक दिया जाएगा। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए आप देखेंगे G7 आया था। ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था। पहले क्या था, G6 1975 में जब आया, और 1976 में कनाडा उनका 7th मेंबर बना, तो ये G7 हो गया। उनके बाद 1997 में रशिया इनका मेंबर बना, तो ये G8 हो गया। और 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया तो रशिया को G8 से हटा दिया गया। तो वर्तमान में इसमें 7 मेंबर हैं। ये फैक्चुअल एस्पेक्ट है, इस पर जो है कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देने की जरूरी नहीं है। तो आप देखेंगे कि G7 में आज के डेट में 7 मेंबर्स हैं, और यूरोपियन यूनियन जो है कि इसमें यूरोपियन यूनियन भी इनका मेंबर है, लेकिन प्रेसिडेंसी यूरोपियन यूनियन को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ G7। इसका मेंबरशिप क्राइटेरिया का कोई फिक्स रूल्स रेगुलेशन नहीं है। इनका कहीं परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी नहीं है कि वहाँ पर जो है कि सेक्रेटेरिएट है, लाइक यूएनओ का परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, तो इनका ऐसा कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। मेंबरशिप का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन इनका मेंबर जो कि प्राय कौन है, जो लिबरल डेमोक्रेटिक एंड डेवलप्ड कंट्रीज, लिबरल डेमोक्रेसी होना चाहिए, और वो डेवलप कंट्री, एक तरह का कहिए कि ये इलीट ग्रुप है। ठीक है ना, इलीट ग्रुप है। ग्लोबल साउथ से इनको कोई कॉन्सर्न नहीं था, डेवलपिंग कंट्री से इनको कोई कॉन्सर्न नहीं था। अब जो है कि ये ग्रेजुअली डेवलपिंग कंट्री को भी फोकस कर रहा है, ग्लोबल साउथ को भी फोकस कर रहा है, और इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो इसलिए जो है कि इनको स्पेशल इनवाइटी के रूप में लाया गया, ये भी एक कारण था। तो आप देखेंगे कि शेरपा मतलब जो सेक्रेटरी होता है, डिप्लोमेट्स होता है, जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाता है। पहले जो कि इनफॉर्मल कंसल्टेशन होता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ कि क्या एजेंडा फिक्स होगा, किस पर जो है कि बोला जाना चाहिए, किस पर जो है कि डिस्कशन होगी, ये सब जो है कि शेरपा तैयार करते हैं। तो ये भी जो है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलीवेंट नहीं है, लेकिन ये जानना चाहिए। उनके बाद जो है नेक्स्ट एस्पेक्ट आप देखेंगे, इनका अचीवमेंट क्या है। ब्रॉडर एजेंडा जैसे ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो न्यू टेक्नोलॉजी ऑल ओवर वर्ल्ड में इमर्ज कर रहा है और वर्ल्ड को ग्रेजुअली जो है कि डोमिनेट करने का कोशिश कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में जब रिजर्वेशन को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो वहाँ पर एक कार्टून बनाया हुआ था कि 30% फॉर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग, एंड 70% पोस्ट रिजर्व फॉर ह्यूमन बीइंग। 70% फॉर ह्यूमन बीइंग फ्यूचर में, हाँ, ये भी गवर्नमेंट को करना होगा। जैसे कभी रिजर्वेशन की पॉलिसी है, तो फ्यूचर में ये भी रिजर्वेशन पॉलिसी हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग से आप 30% ही काम करवाइए, 70% जो है कि ह्यूमन बीइंग ही काम करेगा। तो इस पर भी जो है कि इनका कैसे इथिकल यूज हो, तो यहाँ पर जो है कि हिरोशिमा AI का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि इथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनको क्या कहा गया, हिरोशिमा AI कहा गया। तो ब्रॉडर एजेंडा यही हो गया, ट्रेड, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
global crisis response. Global crisis like COVID pandemic, climate issue और उनके बाद इजराइल फिलिस्तीन इशू, यूक्रेन रशिया इशू, ये सब जो आपका क्या आ जाएगा, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस। इस पर भी जो है कि आप देखेंगे G7 कंट्री, क्योंकि ये ग्लोबल लीडर है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, तो इसमें इस पर भी जो है कि चर्चा की गई थी। तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आ जाएगा कि इसका जो कॉन्टेम्पोररी चैलेंज क्या है, और दूसरा जो है कि इसमें कि इंडिया का रोल जो है कि कहाँ आना चाहिए। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि आज के डेट में इसका 7 मेंबर्स है, ये इलीट ग्रुप है। ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन जो है कि इसमें कम है, इसलिए अभी ये चर्चा चल रही है कि G7 को G7+5 किया जाए। 5 में इंडिया को इंक्लूड किया जाए, ब्राजील को इंक्लूड किया जाए, मैक्सिको को इंक्लूड किया जाए, चाइना को इंक्लूड किया जाए, इंडोनेशिया को इंक्लूड किया जाए। तो इससे जो है क्या होगा कि इनका स्कोप बढ़ जाएगा। अभी देखेंगे कि G7 जो 30% ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। जब 1975 में ये आया था तो 50% ग्लोबल इकोनॉमी इनके अंदर में था। अभी जो है कि ये कितना हो गया, 30% हो गया है। तो इसको बढ़ाना जो है कि जरूरी हो जाएगा, इनको बढ़ाना जो है कि जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ रही है। जैसे आप देखेंगे कि इटली यूरो क्राइसिस जो हुआ था 2010 से 2012 के बीच में, तो आप देखेंगे इटली, हंगरी, स्पेन, ये सब में बहुत ज्यादा क्राइसिस आया था। तो इसमें इटली जो है कि G7 का मेंबर है, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो रही है। जापान G7 का मेंबर है, वहां पर एजिंग पॉपुलेशन आ रहा है। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया इज कंसीडर्ड एज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे हमारे PM मोदी कहते हैं कि हमारा 65% पॉपुलेशन जो है वह 35 ईयर से कम एज का है, और 50% पॉपुलेशन जो है हमारा वो 25 ईयर्स एज से जो है कम है। तो हम यंग कंट्री है, और अगर यंग पॉपुलेशन को हमें जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इनको अगर हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे, तो अभी हम 5th इकोनॉमी है, और जैसा डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रिडिक्ट कर रहा है, लाइक मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, के 27-28 तक जो है कि हम लोग ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है कि बन जाएंगे। तो इसके लिए जो कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, इनको पूरी तरह से ग्रूम किया जाए, इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। तो ये इंडिया जो है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है। तो क्लाइमेट चेंज तो आप जानते ही हैं, और ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम, जो पॉलिटिकल टेंशन में, जैसे राइज ऑफ चाइना, डीस्टेबलाइजिंग फोर्स का काम कर रहा है चाइना, यूक्रेन रशिया क्राइसिस, अरब इजराइल क्राइसिस, फिलिस्तीन अरब इजराइल क्राइसिस, कहना जो है कि ज्यादा उचित होगा। इनको यहीं तक सीमित नहीं रखिए कि हिजबुल्लाह, हमास और हुती इजराइल के अगेंस्ट में अटैक कर रहे हैं। इनको कम्प्लीटली अरब इजराइल क्राइसिस कहेंगे। और चाइना जो है कि कैसे जो है कि अपना इन्फ्लुएंस जो है ग्रेजुअली बढ़ा रहा है, तो उनको काउंटर करने के लिए इंडिया को जरूरी है कि G7 में एक्टिव रोल प्ले करे, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपना रिलेशन को इम्प्रूव करने का कोशिश करे। तो ये सेक्शन जो है कि आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। और इनका समिट जो हुआ, जो इटली के पुगलिया में ये समिट हुआ, तो इसमें जो मेन फोकस दिया गया ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब, नॉर्थ का मतलब होता है रिच कंट्री, साउथ का मतलब होता है पुअर कंट्री, ईस्ट का मतलब होता है पुअर कंट्री, वेस्ट का मतलब होता है रिच कंट्री। और पहले जो है कि ईस्ट वेस्ट
ईस्ट वेस्ट, वेस्ट मतलब रिच कंट्री, ईस्ट पुअर कंट्री। दूसरा जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड में डेवलप्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, लिबरल, डेमोक्रेटिक कंट्री। सेकेंड वर्ल्ड में जो है कि सोशलिस्ट कंट्री था। थर्ड वर्ल्ड में कंट्रीज में नॉन अलाइंड कंट्री लाइक इंडिया कहा जाता था। तो अब जो है कि ग्लोबल साउथ हम लोग टर्म यूज करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो ग्लोबल साउथ पर जो है फोकस किया गया है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन को नाटो सपोर्ट कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि रशिया का यूरोप में $300 बिलियन का एसेट्स है जिनको फ्रीज करके यूरोप को, यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए। इजराइल गाजा क्राइसिस में अमेरिका का स्टैंड है कि तुरंत जो है सीज फायर होना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लाइक 40,000 के आसपास वहाँ लोग जो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कैसे कम किया जाए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है कि कैसे बढ़ाई जाए, इंडिया का रोल इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे हो, काउंटर चाइना को कैसे किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या हो, लिमिटेशन क्या हो, ये जो है कि इशू रेज किया गया। जैसे यूरोपियन कंट्री में आप देखेंगे सीरिया से, लेबनान से, अमेरिका में मैक्सिको से, कनाडा से, ये सब जो है कि माइग्रेशन हो रहा है। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को किस तरह से ओवरकम किया जाए। और अफ्रीकन कंट्रीज का एजेंडा है कि बाय 2063 अफ्रीका जो है कि ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनेगा। तो उस अफ्रीकन इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्लाइमेट चेंज को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे इमिशन को कम किया जाए। जैसे कि पहले इनका टारगेट था कि 2030 तक 42% तक कार्बन इमिशन को कम किया जाए 2030 तक। अब जो है कि ये क्या कर दिया, घटा करके 32% कर दिया। तो कार्बन इमिशन को कैसे कम किया जाए, कैसे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए, ये सब जो है कि आप देखेंगे कि पुलगिया समिट में ये मेजर एजेंडा रहा था। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है कि आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। ये जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछने का सबसे ज्यादा स्कोप होता है। इस सेक्शन में सबसे ज्यादा फोकस जो है कि आप यहाँ पर करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ G7 फॉर इंडिया। पहले जो कि हमारे लिए G7 कैसे इंपॉर्टेंट है, पहले वेस्टर्न कंट्री टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है तो हम उससे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में अपना मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2027-28 तक हम रीच कर लेंगे। तो इसके लिए हमें न्यू मार्केट भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। उनके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी टेक्नोलॉजी चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो ये इंडिया के लिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वेस्टर्न कंट्रीज हमारे लिए जो कि कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे इंडिया और चाइना के बीच में केवल एशिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में हमेशा टेंशन रहती है। तो ऐसे केस में हम जो कि वेस्टर्न कंट्रीज इन जनरल, अमेरिका इन पर्टिकुलर, तो उससे जो है कि सपोर्ट जो है कि ले सकते हैं, अमेरिका से सपोर्ट ले सकते हैं। G7 कंट्री में से 6 के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इटली को छोड़ करके, अमेरिका के साथ, यूके के साथ, फ्रांस, जर्मनी, जापान, केवल इटली को छोड़ करके सबके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उनके बाद डेवलपमेंट असिस्टेंस, आप देखेंगे कि इंडिया को G7 कंट्री से असिस्टेंस की भी जरूरी है, एडुकेशन के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, कोविड वैक्सीन के फील्ड में असिस्टेंस की भी जरूरी है। ये ग्लोबल बैलेंसिंग मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखिए कि अभी आज के डेट में इंडिया जो है कि डीहाइफिनेशन पॉलिसी परसू कर रहा है। डीहाइफिनेशन का मतलब क्या होता है कि वी विल नॉट मेंटेन रिलेशन विद वन कंट्री एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। देखिएगा कि इंडिया ये हमेशा कोशिश किया है
कि हम इजराइल से संबंध तो डेवलप करेंगे बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रशिया। सॉरी, हम इजराइल से संबंध तो डेवलप करेंगे बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अरबियन कंट्रीज, और अरबियन कंट्री से रिलेशन डेवलप करेंगे नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इजराइल, क्योंकि इजराइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इजराइल वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर है हमारा, और एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर रहा है। इजराइल को इंडिया का नेचुरल फ्रेंड भी कहा जाता है। और अरबियन कंट्री हमारे लिए सिग्निफिकेंट है कि आप देखेंगे लगभग 1 करोड़ इंडियन जो अरबियन कंट्रीज में रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है हमारे लिए, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रिमिटेंस है। अरबियन कंट्री से हमारे यहाँ रिमिटेंस का बहुत ज्यादा स्रोत है। और आज भी हम जो है कि क्रूड ऑयल के लिए लगभग 55% गल्फ कंट्री पर डिपेंडेंट रहते हैं, और गल्फ कंट्री हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। लाइक लाखों की संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, तो हमारा जो है गल्फ कंट्री के साथ रिलीजियस एफिनिटी भी है, और पर्शियन गल्फ जो है कि हमारे कल्चर को, वे ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि इंडियन स्ट्रक्चर है लेकिन उनका स्पिरिट जो है कि अरबियन स्पिरिट है। तो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी इजराइल पैलेस्टीन रिलेशन जो है डोमिनेट करता है, इसलिए इंडिया कोशिश करता है कि इजराइल और पैलेस्टीन से अरबियन कंट्री से इक्वी डिस्टेंस बना करके रखें। उसी तरह डीहैफिनेशन इंडिया कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और रशिया से भी डीहैफिनेशन की पॉलिसी परसू करें, लेकिन अमेरिका का क्या रोल रहता है कि अमेरिका क्या चाहता है, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो आप मेरे साथ में या मेरे विरुद्ध है। लेकिन इंडिया जो है कि अमेरिका के इस स्टैंड को सपोर्ट नहीं करता। इंडिया जो है कि अमेरिका के साथ में भी रिलेशन मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि हमें चाइना को बैलेंस करने के लिए अमेरिका का हेल्प चाहिए, क्योंकि चाइना जो है कि रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अगर हमारे रशिया का, अगर चाइना के साथ कोई डिस्प्यूट होता है लाइक डोकलाम, लाइक गलवान, तो उस केस में वेस्टर्न कंट्रीज हमें मदद कर सकता है, रशिया नहीं करेगा। इवन इफ रशिया इज आवर ट्रेडिशनल फ्रेंड, उनके बावजूद भी रशिया जो है कि हमें सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना उनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इनडायरेक्टली अभी चाइना रशिया को यूक्रेन क्राइसिस में जो है कि मदद कर रहा है। तो हम रियलिस्ट अप्रोच को फॉलो करते हुए ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई होती है तो रशिया जो है हमारे सपोर्ट के लिए नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आज भी देखेंगे 70% से ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडिया के पास में जो है वह रशियन ओरिजिन का है, लाइक मिग 27, मिग 29, मिग 30, अब जो है मिग 35 और मिग 50 की भी बात कर रहे हैं, और उसी तरह S-300, S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, कोमो हेलीकॉप्टर, AK-203 स्नाइपर राइफल, ये सब हम रशिया से ले रहे हैं। तो हम हैवीली डिपेंडेंट हैं डिफेंस इक्विपमेंट के लिए रशिया पर। तो इसी केस में हम रशिया को भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हम अमेरिका को भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में इंडिया की स्ट्रेटजी ये रहती है कि हम अमेरिका से संबंध स्थापित करेंगे बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रशिया, और रशिया से संबंध स्थापित करेंगे नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका। लेकिन अमेरिका को इसमें जो कि ऑब्जेक्शन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है इंडिया के लिए कि कैसे अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री से और रशिया से रिलेशन को बैलेंस कर करके रखा जाए। और अमेरिका भी इंडिया का इंपॉर्टेंस को समझता है, उनको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि मान लीजिए कि अगर अभी यूक्रेन क्राइसिस में मीडिएशन की बात आए तो वेस्टर्न कंट्रीज भी कहता है कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड, रशिया भी कहता है कि इंडिया इज आवर ट्रेडिशनल फ्रेंड। तो दोनों जो है कि इंडिया की बात सुन सकता है, इसलिए इंडिया मीडिएशन कर सकता है। जैसे आप देखेंगे कि 8-9 जुलाई को हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, व्लादिमीर पुतिन ने वार्म वेलकम किया। अब जो है कि अगस्त में जो हमारे अगस्त 23 को हमारे प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन भी जा रहे हैं,
रशिया भी जा रहे हैं, यूक्रेन भी जा रहे हैं। तो ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अंदर से कुछ चल रहा है, इंडिया मीडिएशन कर रहा है कि किस तरह से यूक्रेन रशियन क्राइसिस को खत्म किया जाए, किस तरह से इस युद्ध को रोका जाए। तो ये सिग्निफिकेंस है। इस कारण से वेस्टर्न कंट्रीज चाहता है कि इंडिया पर सैंक्शन लगा दे अंडर काटसा एक्ट, कि इंडिया ने S-400 रशिया से लिया है, लेकिन उनके बावजूद भी वो नहीं कर पा रहा है। इंडिया क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज कह रहा है कि क्रूड ऑयल नहीं लीजिए, लेकिन उनके बावजूद भी इंडिया ले रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया पर सैंक्शन नहीं लगा रहा है। तो इंडिया प्रेजेंट सिनेरियो में एक बैलेंसिंग कंट्री का रोल प्ले कर सकता है। थैंक यू।